चपरासी बाबू को हाल बता रहा हूँ, साहब आज नहीं बैठेंगे 3 दिन बाद आना, फिर बेचारा वापस लौट के जाता है, फिर आता है, 3 चक्कर दौड़ता है, उसको लगता है इतना तो मेरा किराया चला गया, इससे अच्छा 1500 दे के मैं अपना काम करवा लूँ। जैसे इस्तीफा देने के फैसले को आप आज के वर्तमान परिवेश मैं सही मानता हूँ। ठीक है, बीजेपी गठबंधन कर रही है जनसत्ता दल से, जी, चीजों का काफी मैसेज भी वायरल हुआ था जी, राज प्रताप सिंह उर्फ राजा, और इनका मुख्यमंत्री से काफी अच्छे संबंध है, जिसके तहत गठबंधन भी हो सकता है कथित तौर पर। तो इसका आप किस तरीके से मतलब स्पष्टीकरण देना चाहेंगे, क्या ऐसा कुछ है इंडिकेशन? राजनीति का एक दौर था जिस समय विपक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व था, यानी समाजवादी पार्टी का समय चल रहा था। उस समय भगवा को लेकर काफ़ी कहानियाँ थीं, जहाँ एक तरफ ये कहा जाता था कि कोई भी अगर हिंदुत्व ऐसी कोई बातें करता तो कार्रवाई होती थी। हालांकि ये सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों ने करीब से देखा था, और वो था बगावत। बगावत के लिए शहर जौनपुर में एक नेता का अक्सर जिक्र होगा। जब जब इस चीज़ को लेकर बातें होंगी तो विपक्ष में रहकर बिना किसी बड़े पद पर एक छोटे से संगठन का एक हिस्सा होने के बाद और ललकार इतनी हो कि प्रदेश स्तर तक उसकी गूंज जाए, उस नेता से मैं मिलाने जा रहा हूं, जिसको कहते थे कि जब वो कहीं जाते थे तो एक नारा होता था कि आ रहे हैं विराज। तो आज ATI ऑफिस में आए हैं विराज और बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पर। स्वागत है आपका ATM.com पे। नमस्कार। सबसे पहले ये कि उस दौर से जहां आप हिंदूवादी संगठनों में जुड़े हुए थे, वहां से लेकर यहां तक के सफर के बारे में थोड़ा सा कम शब्दों में इस चीज की चर्चा करिएगा। देखिए, वो स्थिति समाजवादी पार्टी के कार्यशैली किसी से छुपी नहीं है। जिस तरीके से जात विशेष और धर्म विशेष को महत्व दिया जाता था, तो बाकी अन्य जाति और अन्य धर्म के लोगों को बड़ा कुंठित वो महसूस करते थे। उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी, वो सही होते हुए भी खुद को सही साबित नहीं कर पाते थे, और देश विरोधी कार्यों में संलिप्तता होती थी, और जिनकी संलिप्तता होती थी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी, उनके बचाव में सरकार स्वतः खड़ी हो जाती थी। तो कहीं न कहीं तो धर्म विशेष की अगर वो बात करते थे तो कहीं न कहीं एक धर्म को धक्का लगता था, तकलीफ होती थी कि भाई हम सही होते हुए भी खुद को साबित नहीं कर पा रहे, वो गलत होते हुए भी खुद को सही साबित कर ले रहे हैं, और कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए और कार्रवाई उल्टा हमारे ऊपर हो रही है। जैसा कि आपने केराकत में देखा था कि पाकिस्तान का जिंदाबाद नारा लगाया गया बहादुर खान द्वारा, ये चिंता का विषय था। ये ऐसी घटनाएं पूरे देश में होती थी, चलिए लोग प्रतिक्रिया अपनी देते थे, लेकिन जौनपुर जैसे शहर में इस तरह की घटना का होना काफ़ी तकलीफदेह था। मतलब लोगों में बड़ा असंतोष था, अरे जौनपुर में ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष, ऐसा नहीं था उस वक्त बीजेपी के विधायक नहीं थे, 1-2 विधायक थे भी, कोई प्रतिक्रिया नहीं, किसी का कोई विरोध नहीं, सब एकदम मौन। तो अगर उस चीज़ का हम विरोध ना करते तो ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती चली जाती। आज एक लोग नारा लगा रहे हैं, कल को 10 लगाते, उनको पता है कि लोग चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं। तो बात यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम की नहीं कर रहा था, बात यहाँ देश की थी, बात यहाँ देश की थी। मैं किसी मुसलमान का विरोध करने नहीं गया था, देश की तरफ मैं देश के लिए देश का पक्ष रखने गया था, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, और वो जरूरी था। लेकिन कार्रवाई के क्या हुई, इस मामले में पर कार्रवाई भी हुई थी, जहां देशद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया, वो सिद्ध कर दें। आज वीडियो को एडिट कर अरे देशद्रोह का मुकदमा हमारे ऊपर लगाया गया, और बहादुर खान की गिरफ्तारी तक नहीं हुई, उसके ऊपर मुकदमा तक नहीं लिखा गया। मैं अपने 40-50 साथियों के साथ मैं जेल गया हूं, 20 दिन तक मैंने जेल में रहा हूं। तो कहीं न कहीं इसके बाद जब आपने मतलब ये सारे वहां पे मामले हुए, आपके चेहरे धीरे धीरे लोगों के निगाहों में बसने लगे, किसी के अच्छे तौर पर, किसी के बुरे तौर पर। तो जब आपने हिंदूवादी संगठन से ऊपर उठा, धीरे धीरे कई ऐसे संगठनों में भी आपका नाम जोड़ा गया, आप उसमें दिखाई दिए जो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को बांधे हुए चलती है, जैसे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में भी आप दिखाई दिए थे। जी जी। आप एक पोस्टर को लेकर काफी चर्चे में आए थे, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर लिखा गया, पूरे शहर में चिपकाया गया था पोस्टर, बिल्कुल, कि भ्रष्टाचार अगर कोई कर रहा हो तो कृपया हमें अवगत कराएं। इस मामले में भी काफी ट्रोल किया गया था आपको। अच्छा, ये सब चीजें आपके दिमाग में कैसे आ रही थी जबकि आप सत्ता में नहीं थे? देखिए, सरकार बनी और माननीय महंत जी प्रदेश के मुखिया बने, मुख्यमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं उत्साह था लेकर के कि चीज़ें जिस हिसाब से, देखिए योगी जी की जो छवि है वो साफ सुथरी छवि है, उनके ऊपर कोई
एक पैसे का लिटिगेशन नहीं है, एक पैसे का करप्शन का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, एकदम बिल्कुल साफ पाक छवि है। और हम लोग उनके फॉलोअर्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि भाई सरकार बनी है, अब तो करप्शन के खिलाफ हम एक बड़ा मुद्दा उठा सकते हैं। और हमने मुद्दा उठाया भी और हमने कई विभागों पे कार्रवाई भी करी। अब तमाम जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहते तो काम कर सकते थे, लेकिन हमारी जो विचारधारा थी, मैं समस्या की पैरवी नहीं करना चाहता था, मैं समस्या का पूर्णतः समाधान करना चाहता था। पर डे हमारे पास कार्यालय पे 100-150 लोग आते थे अलग अलग तरीके की समस्या को लेकर के। उसमें तमाम ज़्यादातर समस्याएं ज़मीन की होती थी। ज़मीन की वजह से मारपीट हुए, ज़मीन की वजह से हत्याएं हुई, ज़मीन की वजह से तमाम विरोध पैदा हो रहा है। तो मैंने कहा यार ये ज़मीन का मसला फंसा कौन रहा है। जब मैं डीप में गया तो कहीं ना कहीं मुझे लेखपाल और कानूनगो दोषी पाए गए। फिर उसके बाद मैंने और जब पड़ताल करी तो ये पता चला कि दो पक्षों को आपस में लड़ा करके, जो नगरीय क्षेत्र के लेखपाल हैं, दो पक्षों को आपस में लड़ा करके वो खुद जमीन प्लॉटिंग करने का काम कर रहे हैं। दोनों पक्षों को डराते हैं, यार इस पे मुकदमा है, सॉल्यूशन हो नहीं सकता, इससे बेहतर है कि आप लोग औने पौने दाम पे बेच के हटाइए, मैं सब सॉर्ट आउट करा देता हूं। पता चला किसानों की महंगी जमीनें ये लोग औने पौने दाम पर लेकर के प्लाटरों के साथ पार्टनरशिप में डील कर रहे थे। तो जिस पे मैंने मुद्दा उठाया, तो मैं उसी जगह चोट करता था कि जहां से सबको लाभ हो। उस दौरान मैंने 12 लेखपालों को सस्पेंड कराया, करीब 35 से ज्यादा लेखपालों का मैंने ट्रांसफर कराया। तो कहीं ना कहीं मैं उस मुद्दे पे, मतलब एक एक व्यक्ति की मैं कितनी पैरवी करूंगा, इससे अच्छा डायरेक्टली है कि जहां से ये समस्या उत्पन्न हो रही है ना, डायरेक्ट उस पर चोट मारो। अच्छा, उस समय एक मतलब दौर जो दिखा कि खौफ की नजर में भी लोग आने लगे थे जो अधिकारी करते, जो गलत थे। लेकिन आपका इस्तीफा देना शहर के लिए एक बड़ा सवाल बना कि जब विराज एक चर्चित चेहरे बन गए थे जो आक्रामकता के साथ अपने काम को कर रहे थे, गरम दल की तरह कहीं ना कहीं आप दिखाई दे रहे थे, तो अचानक फिर इस्तीफा देना और अन्य संगठनों में जाने का क्या? देखिए, उस वक्त मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, अनुभव नहीं था, आप भी साथ रहे थे और हमारे पास आप जैसे युवाओं की टीम थी और युवाओं के पास भावनाएं होती हैं। हमारे ऊपर कोई सीनियर सिटीजन नहीं था, किसी का वरद हासिल हमको नहीं था, कोई हमको उचित या सही मार्गदर्शन दे सके। उस वक्त तो हम लोग बड़ा भावनाओं से जुड़े। मैं अपनी टीम से हार गया। मैंने लगा मैं सारे आज की डेट में सारे सरकारी कर्मचारी जितने हैं वो हमारे खिलाफ हैं, मैं उनका दुश्मन बना बैठा हूं। ऊपर से जो नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष हैं, दोनों लोग वो भी हमारे खिलाफ से कहीं ना कहीं कि यह नया लड़का है, सामान्य परिवार से, पता नहीं कैसे इसका इतना नाम हो रहा है, इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, इतना हुजूम कैसे। लोगों के अंदर एक ईर्ष्या की भावना थी, लोग काम नहीं करना चाहते थे। मुझे ईर्ष्या की नज़र से देखने लगे, बतौर दुश्मन, कहाँ मिले मैं इसको फंसा दूं, कहाँ मौका मिले मैं इसको खींच लूं इसका टांग। तो इस तरीके की भावनाएं उत्पन्न होने लगी। चलिए ठीक है, फिर भी मेरे पास मेरी टीम थी, मैं आगे लड़ रहा था, कंटिन्यू लड़ ही रहा था। चाहे बिजली विभाग का मुद्दा रहा हो, मैं वहां भी गया, PWD में गया और जिला पंचायत में गया, उसके बाद CMO स्वास्थ्य विभाग में गया। हाँ, उसके बाद ये सारी चीजें मुझे फिर छन के आई कि सभी विभागों के जितने हर विभाग का एक संघ बना हुआ और लोग संघ यूनियन बना के विभाग में अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल के जबरदस्ती का लूटपाट कर रहे हैं। और इनका भी नेता राकेश श्रीवास्तव है जो RTO चला रहा है, जो सबसे भ्रष्ट विभाग है। मैंने कहा मैं एक एक विभाग के अधिकारी को, एक एक विभाग के कर्मचारी को कब तक मैं टारगेट करूंगा, जैसे जिसके बल पे ये कूद रहे हैं वो खुद एक सबसे करप्ट आदमी है, क्यों ना डायरेक्ट उसको टारगेट करूं। मैंने डायरेक्टली उनको टारगेट किया। हमारे पास सबूत थे, पहले मैंने सबूत इकट्ठा किया, फिर मैंने फोन पे बात करने की कोशिश की। फोन पे जब उस व्यक्ति ने हमारे साथ बदतमीजी करी, हाँ चलिए रखिए देखता हूं क्या होगा, बहुत आए गए, बहुत नेता, मतलब अरे एक सामान्य नागरिक आपसे किसी काम के लिए फोन करता है तो वो भी सम्मान चाहता है। आप काम करिए न करिए, लेकिन आपको उस व्यक्ति को सम्मान देना ही पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति को। तो ये वो बात नहीं थी, बदतमीजी करना जैसे मैं बहुत बड़ा तानाशाह हूं और सरकार में सारे विधायकों, MP MLA सांसदों से मेरी पैठ है, मैं सरकार सत्ता पक्ष के रैलियों में चंदा देता हूं, तो उसको ये घमंड था। मैंने कहा ना तो मुझे चंदा चाहिए, ना तो मुझे कोई रैली करनी है। और हमारे रैलियों में भाई 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार मोटरसाइकिल आती थी, मैं किसी के मोटरसाइकिल में 1 रुपए का तेल नहीं डलवाता था। वो ऊर्जा, वो जोश, वो युवाओं की ताकत, लोगों का लगाव था आपसे, वो भाड़े की भीड़ नहीं थी। आज भी वो भाड़े की भीड़ नहीं है, आज भी जो भी लोग हमारे साथ हैं वो दिल से है, क्योंकि लोगों ने मेरी कार्यशैली देखी है। ठीक है, नाम बढ़ा, जब सारे लोग दुश्मन बने तो आरोप भी बहुत लगा, और मैंने झेला भी। और लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से मैंने मजबूरन, जब हमारे साथ के लोग
मैनेज हो गया। हमारे संगठन की कुछ तथाकथित पदाधिकारी हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, वो जगह जगह मैनेज होना शुरू हो गए और वो हमारे ऊपर दबाव डालने लगे। कह रहे वो हमारे आदमी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनको आप छोड़िए, उनको पर दबाव। मैंने कहा मैं इनको छोड़ दूँ, उनको छोड़ दूँ, उनको छोड़ दूँ, और इस हिसाब से जब मैं सबको छोड़ दूँ, कहीं ना कहीं से दबाव आ रहा है, तब तो मैं कर चुका। जो मेरी लड़ाई है, जो मेरे मुद्दे, तब तो मैं खुद ही भटक जाऊँगा। बेहतर होगा मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, कार्रवाई सबके ऊपर करवाऊंगा। अगर हो सकता है, अगर हमसे कोई असंतोष है, आप लोग भाई मेरा साथ छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। और लोगों ने मेरा साथ छोड़ा और मुझे काफ़ी दुख हुआ इस बात का। और मैंने रात में 11 साढ़े 11 बजे एक इस्तीफा टाइप किया। 1:30 बजे तक मैंने सोच विचार के लिखा और मैंने उसके बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया कि मैं हिंदू वाहिनी से इस्तीफा देता हूँ। क्योंकि उस वक्त सारा जिला मेरा दुश्मन बना। केवल आम नागरिक, युवा, जो जिनको लग रहा था नहीं अब जिले में बेहतर काम हो रहा है, लोगों का पैसा नहीं लग रहा है, नहीं छोटे छोटे कामों के लिए 5,000 10,000 मांग लेते थे, ना देने पे बेइज्जत करके भगा देते थे। बताइए कोई 50 किलोमीटर दूर से आ रहा है, शाहगंज से आ रहा है, कोई केराकत से आ रहा है, आपको इतना ही कहना है। मैं 50 किलोमीटर दूर से चल के आया, साहब मेरा काम, आपने कहते नहीं साहब नहीं बैठेंगे। ये चपरासी बाबू को हाल बता रहा हूँ, साहब आज नहीं बैठेंगे, 3 दिन बाद आना। फिर बेचारा वापस लौट के जाता है, फिर आता है, 3 चक्कर दौड़ता है, उसको लगता है इतना तो मेरा किराया चला गया, इससे अच्छा 1500 देके मैं अपना काम करवा लूं। जैसे इस्तीफा देने के फैसले को आप आज के वर्तमान परिवेश मैं सही मानता हूं, मैं सही मानता हूं। मेरा स्टैंड तब भी क्लियर था, मेरा स्टैंड आज भी क्लियर है। तमाम लोगों को लगा कि नहीं विराज का वो बहुत गंदा निर्णय था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो निर्णय सही था। अगर उस वक्त मैं नहीं लेता तो मुझे नहीं पता लोग मेरे साथ क्या करते, कौन सा आरोप प्रत्यारोप लगाते, किस तरीके से मुझे बदनाम करते। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, ये कह सकते हैं कि जब इस मुद्दे का मतलब आपका वर्चस्व बढ़ने लगा इस शहर में, आपको तेजी से बेबाकिता से लोगों पर कार्रवाई करने के लिए ऊंचे अधिकारियों तक भी जाने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको इस चीज का डर हुआ कि मेरे ऊपर भी कार्रवाइयां गलत तरीके से लोग? नहीं, इस चीज का डर तो मुझे नहीं था। देखिए मैं बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, मैंने हमेशा संबंधों को बड़ा महत्व दिया है। मैंने पैसे को कभी महत्व नहीं दिया। मैं जिस भी परिस्थिति में रहा हूं मैंने झेला है। मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं किया हूं, किसी के साथ चीटिंग फ्रॉड नहीं किया हूं, किसी के मतलब गलत तरीके से मैंने धन अर्जित करने का प्रयास नहीं किया। वर्तमान में 2022 का उपचुनाव चुनाव है यूपी का जी। तो इस समय आप वर्तमान में जनसत्ता के अधिकारी, जनसत्ता दल राजा भैया की पार्टी कही जाती है जी। बिल्कुल। तो ये जितने पुराने आपके क्रेडिट थे, जो काम थे, क्या आपको लगता है कि वो श्रेय आज भी आपके साथ चलने वाले हैं? देखिए मुझे लगता है मैंने 10-12 हज़ार से ज़्यादा लोगों की पर्सनली मदद की है, पर्सनली। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं समस्या की पैरवी नहीं करता था, मैं समाधान करता था। कोई भी पक्ष मेरे पास आता था तो मैं दोनों पक्षों को बुलाता था और दोनों पक्षों से बात करने के बाद मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं उनको आपस में तालमेल उनका हो जाए और समझौता हो जाए। क्योंकि रहना एक जगह है तो विवाद को बढ़ा करके कोई मसला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मुझे राजा साहब में दिखी, क्योंकि उनके यहाँ भी समस्या की पैरवी नहीं होती। उनको पता है कि मेरी विधानसभा है कुंडा, और जितने भी लोग हैं, चाहे पक्ष विपक्ष, दोनों पक्ष, वो सब मेरे अपने लोग हैं। मैं पूरी कुंडा का विधायक हूं और मेरे पास अगर एक समस्या कोई लेकर के आता है, फलाने के खिलाफ ये एप्लीकेशन है, तो मैं अगले पक्ष को बुला करके उसका निपटारा करा देता हूं। इसलिए आज भी कुंडा विधानसभा में सबसे कम मुकदमे लिखे जाते हैं। कारण यह है कि आइडल के तौर पे आप मानते हैं? हाँ, उनकी कार्यशैली जो है ना, उससे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। और यही कार्यशैली अगर मुझे कभी जौनपुर में बड़ी राजनीति में अगर मुझे लोगों ने मौका दिया तो मैं समस्या की पैरवी नहीं करूंगा, जिस समय आप समाधान करूंगा। हिंदू युवा वाहिनी में जिस समय थे, उस समय की अगर बात की जाए तो कुंडा के विधायक राजा भैया उस समय समाजवादी पार्टी से थे जी। आपका जो ज्यादातर विवाद रहा है वो समाजवादी पार्टी का कार्य में ही हुआ है, जब उनका वक्त चल रहा था। तो क्या आपको इन विधायक से उस समय भी लगाव था? नहीं, देखिए मैं राजा साहब को फॉलो तो बहुत पहले से करता रहा हूं, और इसलिए फॉलो करता रहा हूं कि वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और मैं भी एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं कि हम गलत नहीं तो झुकेंगे नहीं, और वही फंडा उनका भी है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही। ठीक है, दल जौनपुर को किस तरीके से देखते हैं? 9 विधानसभा पे इसका क्या है कि आगे किस तरीके से काम करेगी? क्या हर विधानसभा पे चुनाव लड़ना है या किस तरीके का इनका रंग? देखिए जनसत्ता दल जब बनी तो उसके अपने मुद्दे हैं। ठीक है, एक देश है, एक संविधान है, एक तिरंगा झंडा है। ठीक, जब सारी चीजें एक हैं तो लोगों में भेदभाव क्यों?
लोगों को जो देखने का नज़रिया है वो अलग क्यों? हम हिंदू को अलग नज़रिए से देखते हैं, मुसलमान को अलग नज़रिए से देखते हैं, हम सामान्य वर्ग को अलग नज़रिए से देखते हैं, एससी को अलग नज़रिए से देखते हैं, ओबीसी को अलग नज़रिए, तो फिर नज़रिया अलग क्यों है? जब सब कुछ एक है तो देखने का नज़रिया भी एक होना चाहिए, व्यवस्थाएं भी सबको एक मिलनी चाहिए, किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं हमारे कि एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक एससी एसटी का मुकदमा होता है, वो सही है गलत है, वो पहले गिरफ्तारी है उसके बाद जांच होगी, वो बाद में सिद्ध होगा। भाई क्यों? वो फेक भी तो हो सकता है, नहीं कोर्ट ने उस पर संशोधन कर दिया है कि नहीं? वो फेक भी तो हो सकता है। और किसी भी दलित लड़की के साथ छेड़खानी होती है तो सरकार 50,000 रुपया दे रही है, अगर मुकदमा पंजीकृत हो जाता है, छेड़खानी हुई कि नहीं हुई इसकी पुष्टि नहीं होती है, उस पहले गिरफ्तारी होती है उसके बाद। किसी दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है तो सरकार 2 लाख रुपया मुआवजा देती है। बेटी तो बेटी होती है, चाहे सामान्य वर्ग की बेटी हो, चाहे ओबीसी की बेटी हो, किसी के घर के बच्ची के साथ गलत होगा तो भाई उसके परिवार वालों को, समाज के लोगों को, घर वालों को पीड़ा होगी। तो बेटियों में भेदभाव क्यों? अगर किसी मदद करिए तो सारी बेटियों का करिए। 9 विधानसभा में कितने विधानसभा पे जनसत्ता दल अपने खिलाड़ियों को उतार रही है? मैं 4 सीटों पे प्रत्याशी उतारने जा रहा हूँ। 15 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएगी और जिसमें 3 विधानसभाएं तो लगभग हमारी क्लियर हो चुकी हैं। हमको शाहगंज लड़ना है, वहाँ पे प्रत्याशी हैं जगदीश सिंह जी। हमको बदलापुर लड़ना है, वहाँ पे प्रत्याशी है अनवर अली जी। और मुंगरा लड़ना है, वहाँ पे प्रत्याशी है मानवेंद्र। और मड़ियाहू में राजन त्रिपाठी का आवेदन मिला है और केराकत में जिला पंचायत सदस्य हैं पप्पू भारती जी, उनका आवेदन मिला है। इन 2 विधानसभाओं में किसी एक विधानसभा को मैं चयनित करके लड़ाऊंगा। तो कई प्रत्याशियों ने इसके लिए आशा करा था कि हम लड़ना चाहते हैं। हाँ, 9 विधानसभा से मुझे आवेदन मिला है, लेकिन हम 9 पे नहीं लड़ा सकते क्योंकि अनुभव कम है अभी, और जो भी चुनाव होना है मेरे बलबूते होना है। तो जाति समीकरण के हिसाब से जहाँ पे मैं खुद को मजबूत समझ रहा हूँ मैं वहीं पे चुनाव लड़ूंगा। शाहगंज में लगातार समाजवादी के विधायक रहे हैं, लगातार वहाँ पे कोई विकास नहीं, सबसे पिछड़ा क्षेत्र जौनपुर का कह सकते हैं तो शाहगंज ही है, और सत्ता पक्ष से हमेशा दूर भी रहा है और गुंडई और जमीन कब्जा चरम पे रहा है वहाँ पे। तो कहीं न कहीं वहाँ पे समाजवादी पार्टी को लेकर के भी रोष है और कहीं न कहीं वो सीट हमेशा बीजेपी गठबंधन में दे देती है, तो इस चीज़ को भी लेकर के रोष है। तो कहीं न कहीं थी कि बीजेपी गठबंधन कर रही है जनसत्ता दल से, जी, चीज़ों का काफ़ी मैसेज भी वायरल हुआ था जी, राज प्रताप सिंह उर्फ राजा, और इनका मुख्यमंत्री से काफी अच्छे संबंध, जिसके तहत गठबंधन भी हो सकता है कथित तौर पर। तो इसका आप किस तरीके से मतलब स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? क्या ऐसा कुछ है इंडिकेशन? देखिए, संबंध होना वो अलग चीज है जी। हमारे विपक्ष के नेताओं से संबंध अच्छे हैं, संबंध होना अलग चीज होता है, लेकिन पार्टी अलग चीज होती है। पार्टी मुद्दों पे चलती है। हमारी विचारधारा आपकी विचारधारा के साथ अगर मैच करेगी तो हम आपके साथ आएंगे। हमारी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है। केवल सत्ता के लालच में हम गठबंधन कर लें तो ये हमारे संविधान, हमारी पार्टी के खिलाफ है, हमारी पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं विचारधारा जो है लगभग 50% हमारी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मैच करती है। और ठीक है, देश के विकास में हम भी सहयोग करना चाहते हैं। मामला 50-50 है, फ्यूचर में हाँ, वो राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा गठबंधन होगा नहीं होगा। फिलहाल हमारी पार्टी है, हम अपने 100 सीटों पे प्रत्याशी उतार रहे हैं और बेहतरीन ढंग से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अच्छा चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि किन्हीं 2 मुद्दों के बारे में अगर हम बात करें, विशेष तौर पर जौनपुर का भी जिक्र करूंगा, साथ ही साथ आप प्रदेश स्तरीय नेता हैं जनसत्ता के, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिन 100 सीटों पर आप हुंकार भर रहे हैं जी, अगर आप उसे जीतने में कामयाब होते हैं तो किन्हीं 2 मुद्दों का जिक्र करिए जिसको लेकर आप सबसे पहले पहल करेंगे उत्तर प्रदेश में उस चीज को लागू कराने का। देखिए, सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनके मन में कहीं ना कहीं डर है कि हमको कभी भी निकाला जा सकता है, कहीं भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से फिर किसी दूसरे को लाया जा सकता है। ठीक है, आप परमानेंट उन्हीं संविदा कर्मचारियों को आप परमानेंट कर दो, उतनी ही सैलरी पे आप उनको परमानेंट कर दो, ताकि उनके अंदर का जो डर है वो निकले। और हमारा मुद्दा यही है, अगर मैं सरकार का हिस्सा बना, मैं सरकार में आया, तो निश्चित रूप से मेरी सबसे बड़ी पहल यही है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको वहीं पे परमानेंट किया जाएगा। और जितने भी उत्तीर्ण बच्चे हैं, स्नातक में जो बच्चे उत्तीर्ण आते हैं फर्स्ट डिवीजन, उनकी अलग प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी और उनमें से उन बच्चों में से जो पास होगा उनको सर्वप्रथम नौकरी देने का हमारा फैसला है
कि हम नौकरी देंगे उनको, जो उत्तीर्ण बच्चे हैं। मतलब एक तरीके से शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का। हाँ, शिक्षा के और स्तर को दूसरी चीज रोजगार को लेकर जो सबसे बड़ा पुरानी पेंशन की हम बहाली करने वाले हैं। अगर हम सत्ता पक्ष में आते हैं तो हमारा पहला मुद्दा ये भी है कि हम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, अगर विशेष तौर जौनपुर पे बात किया जाए तो आपको जौनपुर शहर में, आप यहाँ के मूल निवासी भी हैं, तो आपको किस तरीके से, मतलब क्या ऐसा लगता है कि शहर में अगर होता तो शायद बेहतर होता, शहर और भी बेहतर होता? देखिए, शहर जिस हिसाब से पर्यटन की दृष्टि से इस पे इनकम के सोर्सेज बहुत हैं, लेकिन यहाँ जितने भी गवर्नमेंट बनी, यहाँ के जितने MP MLA बने, मंत्री बने, उन्होंने जौनपुर को कभी एज अ टूरिज्म के हिसाब से कभी प्रमोट नहीं किया। बगल में काशी, बगल में अयोध्या, दोनों के बीच में जौनपुर कभी ये प्रदेश, देश की राजधानी भी रही है। आपको पता नहीं होगा, जौनपुर एक दिन के लिए देश की राजधानी भी रही है सर की काल में, और इतने पुरातत्व चीजें हमारे जौनपुर में हैं। अगर हम इसको प्रमोट करते तो जो टूरिस्ट देश विदेश से अगर बनारस आते हैं तो 50 किलोमीटर की दूरी पे जौनपुर भी आते, फिर उसके बाद वो आगे अयोध्या भी जाते। रूट यही होता। अगर इसको मतलब हाँ चीजों को टूरिज्म को हम बढ़ावा देते तो निश्चित रूप से हम अपने जनपद के अंदर 35 से 40 हजार युवाओं को रोजगार दे पाते टूरिज्म के माध्यम से। जाति समीकरण को किस तरीके से आप लेते हैं? देखिए, सिराजे हिंद की सरजमी है, और जिस हिसाब से हिंदू मुस्लिम आबादी है, और इतनी हिंदू मुस्लिम आबादी किसी अन्य जनपदों में नहीं है। अगर है भी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा आपस में टकराव होता रहता है। जौनपुर अच्छा शहर है और आपसी भाईचारे का शहर है, सिराजे हिंद की सरजमी है, और गंगा यमुना तहजीब के नाम से हम जानते भी हैं। यहाँ कभी आपसी भाईचारा खराब नहीं होता। चुनाव अपनी जगह है, लोग एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं, और ये अच्छी बात है हमारे शहर की। भाई मैं तो अपने जौनपुर का, मैं तो अपने शहर को ही प्रमोट करूँगा, और हमारे जौनपुर की अच्छी बात है। और हमारे जौनपुर से अन्य शहर के लोगों को, हिंदू मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए। यहाँ पे हमारा भाईचारा सबसे बेहतरीन है, और यहाँ के जो चाहे हिंदू पक्ष के हों चाहे मुस्लिम पक्ष के हों, जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसको मेंटेन करने में सहयोग करते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। और जातिवाद, खैर मैं इसी चीज़ का विरोधी हूँ कि मैंने पहले कहा कि नज़रिया एक होना चाहिए। हम सबको एक नज़रिए से देखें। हम विधायक बन गए तो जिसने मुझे वोट दिया है, जो मेरे पार्टी का कार्यकर्ता, सिर्फ मैं उसकी सुनूं, ये गलत है। आप विधायक बन गए तो आप उस 4 लाख के जनता के विधायक हैं, चाहे जिसने आपको वोट किया वो भी, जिसने आपको वोट नहीं किया उसके भी आप विधायक हैं। आपको समान रूप से सबका काम करना चाहिए। सबकी जनसत्ता जाति समीकरण को देखते हुए टिकट बंटवारे या चुनाव लड़ने का, मैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चलता हूँ। मेरे लिए सर्वप्रथम मेरा राष्ट्र है, और राष्ट्र में विघटन न हो। राष्ट्र को तभी हम आगे ले जा सकते हैं जब लोग एकजुट होंगे, समानता की बात होगी, आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। यूनिटी से ही ताकत बढ़ती है। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। साथ थे विराज ठाकुर, जिन्हें जाना जाता है जनसत्ता दल के इस समय बड़े बेहतरीन नेता हैं। युवाओं का बड़ा इनके साथ लगाव रहता है। जनसत्ता को भी भविष्य की शुभकामनाएं। चुनाव लड़ने जा रही है जनसत्ता पहली बार इतने बड़े पैमाने पर। तो आपको हमारी बातें कैसी लगी, विराज ठाकुर की बातें कैसी लगी, इसको शेयर करिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। मैं था राणा सिंह, जय हिंद।